अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मई 2012 पेपर 43 क्वेश्चन 2 ए लेवल्स के पास पेपर्स का सॉल्व करते हैं जो कि परचेज ऑफ बिजनेस से पर्टेन करता है। सवाल कहता है ब्रेन मिल्स एंड बेरियल स्मार्ट हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी ईयर्स, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड टू 30th April. It was decided that the partners will retire on 30th April and the business was sold to Chipperfield Limited. यानी कि बिज़नेस जो है पार्टनरशिप का वो एक कंपनी को बेच दिया गया। ठीक है, फिर कहता है कि द पार्टनरशिप स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30th April 2012 वाज एज फॉलोज: प्रॉपर्टी, फिक्सेस एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, पेबल्स, लोन फ्रॉम ब्राइन, लोन फ्रॉम बेरिल, नेट एसेट्स, कैपिटल अकाउंट्स। फिर जो कंपनी इनको ख़रीद रही है उनकी अभी की बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, सवाल कहता है प्रिपेयर चिपरफील्ड लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 May 2012 आफ्टर द पार्टनरशिप हैड बीन एक्वायर्ड। एक्विजिशन के बाद जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नज़र आएगी ना, वो हमें बनानी है। अच्छा, अब दो तरह की वर्किंग्स जो है वो आपको करनी होती हैं, एक तो कंसिडरेशन की, एक तो गुडविल की। तो गुडविल की जो कैलकुलेशंस हैं वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके। गुडविल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो गुडविल इज़ इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। परचेज कंसिडरेशन कितनी है देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है चिपरफील्ड लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑन 1 May फॉर $160,000, 1,60,000 रुपये में ख़रीदा है। द कंपनी टुक ओवर ऑल ऑफ द एसेट्स एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट टुगेदर विद द करंट लायबिलिटीज़। द परचेज कंसिडरेशन वॉज, अच्छा ये 160,000 थे किस तरह से, 120,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 नॉमिनल वैल्यू इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.1। यानी कि ऑल्दो उनकी नॉमिनल वैल्यू 0.5 थी बट उनको 0.1 के प्रीमियम में इशू किया गया। तो 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से, 1,20,000 इंटू 0.6 ये बन जाता है आपका 72,000। एक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 30,000 6% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ $0.5। तो 30,000 इंटू 0.5, 30,000 इंटू 0.5 इज़ 15,000, 15,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। 10% डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 2020 इशूड सो दैट ब्राइन एंड ब्रिल रिसीव द सेम इंटरेस्ट पेमेंट्स एज इन द पार्टनरशिप। इनको 10% के डिबेंचर्स दिए जाएंगे इस तरह से कि अभी इनको जितना इंटरेस्ट मिलता है इनके डिबेंचर्स पे उतना ही इनको इंटरेस्ट मिलता रहे। तो अगर मैं इस चीज़ को अकाउंट फॉर करूँ, अभी ब्राइन को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, 15,000 के डिबेंचर्स हैं, 15,000 इंटू 8%, इसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1,200 मिलता है। और ब्रिल को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और 10,000 रुपये की टोटल वैल्यू है। तो 10,000 इंटू 6% यानी कि 600 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनको 1,200 और 600 मिलते हैं तो अब 10% का इंटरेस्ट होगा, 10% इंटू वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज़ इक्वल्स टू 1,200। यानी कि जो डिबेंचर्स की वैल्यू एक बंदे को मिलेगी वो होगी 1,200 डिवाइडेड बाई 0.1 विच इज़ 12,000। दूसरे को जो इंटरेस्ट मिलता था वो कितना मिलता था, 600। तो 10% इंटू डिबेंचर्स की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 600, यानी कि डिबेंचर्स की वैल्यू इस वाली होगी 6,000। तो एक पार्टनर को 12,000 के और दूसरे पार्टनर को 6,000 के डिबेंचर्स मिलेंगे। अच्छा जी, द बैलेंस पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब ये 12 और 6 18,000 हो जाते हैं। 160 की टोटल कंसिडरेशन थी, 160,000 में से 72,000 ऑर्डिनरी शेयर्स वाले हो गए, 15,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर्स वाले हो गए, 18,000 रुपये डिबेंचर्स वाले हो गए। तो भाई कैश कितना पे किया होगा, सबको माइनस करो, 160 माइनस 72 माइनस 15 माइनस 18, 55,000। 55,000 रुपये जो है वो कैश फॉर्म में पे करे गए होंगे। 55,000 जो है ना वो कैश फॉर्म में पे करे गए होंगे। ठीक है, वापस से कर लेते हैं। 160 माइनस 72 माइनस 15 माइनस 18, 55,000। बिल्कुल 55,000 रुपये जो है ना वो कैश से पे होंगे, बैंक अकाउंट से पे हुए होंगे। अच्छा, अब गुडविल की कैलकुलेशन दूसरी चीज़ होती है। परचेज़ कंसिडरेशन जो है वो हमें मालूम है, परचेज़ कंसिडरेशन जो है वो 160,000 है। और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी है। फेयर वैल्यू नेट एसेट्स यानी कि जो एसेट्स लिए हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है। द पार्टनरशिप्स एसेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। हमने ये वैल्यूज़ पर एसेट्स ख़रीदे हैं। ठीक है,
अच्छा, एसेट्स थे क्या क्या भाई? प्रॉपर्टी, फिक्सचर्स, प्लांट, इन तीनों की ये तो बुक वैल्यू है ना, ये नहीं लेनी है। तो प्रॉपर्टी, फिक्सचर्स एंड प्लांट जो है 95,000, 24,500, इस वैल्यू पर हमने एग्री किया है कि हम इसको ख़रीद रहे हैं 12,500, ठीक है। उसके बाद और क्या है भाई? और है इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स और बैंक। बैंक के बारे में लिखा हुआ है कि बैंक का बैलेंस हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, और इन्वेंट्रीज़ और रिसीवेबल्स की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर दी हुई है अलहदा से कि भाई इनको इस वैल्यू पर समझा जाएगा कि इनकी ये वैल्यू है, इस वैल्यू पर हम टेक ओवर करेंगे। ये सब हमें मिल रहा है इतनी 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 वैल्यू पर, ठीक है ना। और हमें पेएबल्स भी मिल रहा है। पेएबल्स की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 18,675 है। और पेएबल्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? पेएबल्स को भी रीवैल्यू कर रहे हैं क्या? पेएबल्स को की कोई रीवैल्यूएशन नज़र आती है? अच्छा, तो 95, पहले तो एसेट्स का टोटल कर लेते हैं ना। एसेट्स का अगर हम टोटल कर लेते हैं, पेएबल्स के बारे में तो कुछ नहीं लिखा ना, ट्रेड पेएबल्स नहीं, सॉरी ये वाले ट्रेड पेएबल्स होंगे ना। हाँ, हम इस बिज़नेस को एक्वायर कर 13,950, पेएबल्स की वैल्यू है 13,950 जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं। तो हम जो नेट एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं वो है 95,000 प्लस 24,500 प्लस 12,500 प्लस 27,500 प्लस 10,250 माइनस 13,950, तो ये 155,800, 155,800, 155,800 फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। और गुडविल जो होगी वो होगी 160,000 में से मैं ये अमाउंट माइनस कर दूँ तो 4,200 की गुडविल होगी, 4,200 रुपये की गुडविल होगी। अब हम नए बिज़नेस का जो हमें बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, वो बना लेते हैं। बड़ा आसान होगा और मैं थोड़ा सा क्विकली बनाऊंगा। आप लोग फॉर्मेटिंग का ख्याल रखिएगा। नॉन करेंट एसेट्स में हमारे पास एक तो इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट है। इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, जिसको हम कह रहे हैं गुडविल। गुडविल जिसकी हमने कैलकुलेशन करी इज़ अ नॉन करेंट एसेट बिकॉज ये मुझे लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुंचाता है। इसकी वैल्यू 4,200 रुपये कैलकुलेट हमने करी। उसके बाद टेंजिबल जो फिक्स एसेट्स हैं जिनको मैं छू सकता हूँ, उसमें प्रॉपर्टी है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, कंपनी के पास 145,000 की प्रॉपर्टी थी और नए बिज़नेस के साथ 95,000 की प्रॉपर्टी आई है। तो 145,000 और 90,000 को ऐड करो, अगर 145,000 को और 95,000 को अगर ऐड करो तो ये बन जाएगा आपका 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इसके बाद फिक्सर्स एंड फिटिंग्स 57,750 और 24,500 दोनों को ऐड कर दो। फिक्सर्स एंड फिटिंग्स दोनों को ऐड कर दो तो 82,250 बन गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 18,750 और नए वाले जो बिज़नेस के साथ आ रहा है वो 12,500 का है। तो 12,500 और 18,750 ये टोटल बन जाता है 312,500, 31250। तो भाई इन सब को अगर हम टोटल करते हैं 2,40,000 प्लस 82,250 प्लस 31250 प्लस 4,200, ये टोटल बन जाता है 357,700, 357,700। फिर हम लिखते हैं अपने करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कंपनी के पास इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स हैं, बैंक का बैलेंस है। इन्वेंट्री 39,450 की वैसे ही पड़ी हुई थी। नए बिज़नेस के साथ 27,500 रुपये की हमने और ख़रीदी। तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं हम तो ये बन जाता है 66,950। फिर उसके बाद रिसीवेबल्स का 12,380 का ये बैलेंस था और नए बिज़नेस के साथ 10,250 का बैलेंस रिसीवेबल्स का और आया है। दोनों को ऐड कर देते हैं अगर तो 12,380 और 10,250, तो ये बन जाएगा 22,630। अच्छा, उसके बाद फिर बैंक का बैलेंस 69,675 रुपीज़ था। ठीक है, 69,675 रुपीज़ था। 69,675 रुपीज़ बैंक का बैलेंस था। अच्छा जी, और कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस जो है वो कम या ज़्यादा हुआ होगा। हमने जो है वो 55,000 रुपये पे भी किए हैं। कंपनी ने 55,000 रुपये कैश कंसिडरेशन पे करी थी। आपको अगर कंसिडरेशन की वर्किंग याद हो तो 55,000 रुपये कैश में पे हुए हैं। तो 69,675 माइनस 55,000,
ये आपका आ जाता है 14,675। 14,675 इन तीनों को अगर ऐड करते हैं हम 69950 को भी और 2260 को भी, तो 104255 के आपके 104255 के आपके करंट एसेट्स बनते हैं। इसमें आपने 357700 को ऐड किया तो 461,955 ये आपके आ गए टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स आ गए। अब टोटल एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज़ और इक्विटी के एडिशन से मैच होने चाहिए। मैं यहीं पर रफली वर्किंग कर देता हूँ करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स 18675 तो कंपनी के अपने थे, 18675, और जो कंपनी ख़रीदी है उसके भी अब पेबल्स मुझे ही सेटिस्फाई करने हैं जो कि 13950 के। तो 13950 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 32625। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ से कैसे आएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज़ ऐसे आएंगी कि आपने दो पार्टनर्स को डिबेंचर्स 18,000 के इशू किए हैं। 10% डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो लिखे जाएंगे 10% डिबेंचर्स, और उन 10% डिबेंचर्स की जो टोटल वैल्यू है, उन 10% डिबेंचर्स की टोटल वैल्यू जो है वो है 18,000। तो आपकी लायबिलिटीज़ का टोटल हो गया 32625 प्लस 18,000 यानी कि 50,625। ठीक है ना, 50,625 आपकी ये लायबिलिटीज़ हो गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारा जो इक्विटी वाला पोर्शन होगा ना वो कैसा होगा। अगेन मैं थोड़ा सा रफली चीज़ें बना रहा हूँ, आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स पहले से 3 लाख इशू हुए हुए थे, उनकी वैल्यू 1.5 लाख रुपये थी। हमने न्यू शेयर्स इशू किए 1,20,000, उनकी पार वैल्यू 0.5 है, उनको 0.1 के प्रीमियम पर इशू किया। तो टोटल जो शेयर्स हो गए वो 3 लाख और 1,20,000 यानी कि 4,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 4,20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, पार वैल्यू अलग लिखी जाती है तो 0.5 के हिसाब से इनकी वैल्यू हो गई कितनी, 2,10,000। ठीक है भाई। और शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस पहले 75,000 था और अब 1,20,000 शेयर जो है वो 0.1 के प्रीमियम पर यानी कि 12,000 के प्रीमियम पर इशू किए। 1,20,000 इंटू 0.1 से नया वाला प्रीमियम और 75,000 का पिछला प्रीमियम, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 87,000 शेयर प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो 99300 पर है, 99330 पर है। ठीक है ना, 99330 पर है। उसके अलावा आपने जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स भी 30,000 इशू किए हैं 0.5 वाले, जिनकी वैल्यू बनती है 15,000। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 15,000 के। अच्छा, मैंने फॉर्मेटिंग का इतना ख्याल नहीं रखा, वो आप लोगों ने रखना है। 2,10,000 प्लस 87,000 प्लस 99,330 प्लस 15,000, तो ये आपका जो टोटल बन जाता है वो है 411,330 और आप 411,330 में 50,625 को ऐड करते हो तो ये 461,955 बनता है। 461,955 बनता है, उतना ही बनता है जितने टोटल एसेट्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व है इस सवाल का जिसमें हमने एक्यूसेशन को डिस्कस किया। इसको अच्छे से देखें और कॉपी करें।